नमस्कार। मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। आधुनिक भारत का इतिहास हम पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत अभी तक हम लोगों ने भारत में यूरोपियों का आगमन, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, डेनमार्क, इन सभी के बारे में पढ़ा। और पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने जाना कि किस प्रकार से अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें फ्रांसीसियों की पराजय हुई और भारत में अंग्रेजों को व्यापारिक और यहाँ सत्ता स्थापित करने के मार्ग में जो बाधक था उसका अंत हो गया। तो इस वाले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से भारत में अंग्रेजों की सत्ता स्थापित हुई, विशेष करके बंगाल में, क्योंकि बंगाल पहला क्षेत्र था जहां पर अंग्रेजों ने अपनी सत्ता स्थापित की, जिसके लिए उनको प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध लड़ना पड़ा। तो ये सारा कुछ हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से क्या घटनाएं घटित हुई, किस प्रकार से अंग्रेजों ने कार्य किया और भारत के शासकों की क्या स्थिति रही, ये सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। बंगाल पर अंग्रेजी आधिपत्य इसको बोल सकते हैं। इसमें हम लोग प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध दोनों ही कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बंगाल के विषय में। तो देखो, जो बंगाल है ना, वो जो है ना मुगल साम्राज्य का एक सूबा हुआ करता था। अकबर उसने जो है बंगाल को जीत करके मुगल साम्राज्य के अधीन कर रखा था, और जो बंगाल है इससे बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता था, मतलब कि धन धान्य से परिपूर्ण था। तो मुगल शासकों की आय का बहुत बड़ा स्रोत था बंगाल। आज भी जो बंगाल को देखोगे ना तो काफ़ी समृद्ध इलाका है, और उस समय तो पूरा का पूरा बांग्लादेश ये सब भी बंगाल के अंतर्गत आता था। तो आगे देखते हैं। तो जो औरंगजेब था ना, औरंगजेब जो कि अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह था, तो औरंगजेब के शासनकाल में औरंगजेब ने मुर्शिद कुली खां नामक व्यक्ति को बंगाल का दीवान नियुक्त किया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, मुर्शिद कुली खां, औरंगजेब द्वारा इसको बंगाल का दीवान नियुक्त किया गया। दीवान मतलब क्या होता था? राजस्व अधिकारी, जो कि राजस्व वसूल करने का काम करता था। सूबेदार नहीं, सूबेदार अलग होता था, वो सूबा का प्रधान होता था। और जो दीवान है वो भी बहुत बड़ा पोस्ट होता था, क्योंकि वो राजस्व जो टैक्स है उसको कलेक्ट करने का काम करता था। तो मुर्शिद कुली खां को औरंगजेब ने नियुक्त किया था। लगभग ये 1700 ईस्वी में इसकी नियुक्ति हुई थी, ध्यान रखेंगे। इसके बाद आगे चल करके जो मुर्शिद कुली खां था, जो बहादुर शाह था औरंगजेब का बेटा, उसके समय में भी ये जो है इस पद पर बना रहा। फिर आगे चल करके फर्रुखसियर के समय मुर्शिद कुली खां को बंगाल का नायब सूबेदार बनाया गया। नायब सूबेदार मतलब उप सूबेदार आप बोल सकते। एक सूबेदार हुआ, उससे नीचे नायब सूबेदार, और साथ ही साथ इसको उड़ीसा का सूबेदार बना दिया गया। देखो, उड़ीसा, बंगाल, बिहार तीनों एक हुआ करते थे, लेकिन अलग से जो है ना बिहार उड़ीसा के भी एक क्या कहेंगे सूबेदार होते थे। एक जो सूबेदार के अंडर ही रहता रहा होगा, बंगाल के सूबेदार के अंडर। तो उड़ीसा का सूबेदार बनाया गया, साथ ही साथ इसको बंगाल का नायब सूबेदार बनाया गया। किसके टाइम पर? अपने फर्रुखसियर के टाइम पर। इसके बाद आगे चल करके फर्रुखसियर के समय ही सन 1717 में मुर्शिद कुली खां को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया गया। देखो, ये डेट बड़ा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैंने बताया कि मुर्शिद कुली खां को नायब सूबेदार बनाया गया था बंगाल का, लेकिन 1717 में फर्रुखसियर ने क्या किया? बंगाल में मुर्शिद कुली खां को सूबेदार बना दिया। सूबेदार मतलब सूबा का प्रमुख अधिकारी, और साथ ही साथ इसको दीवान का पद भी दिया। पहले से ही ये दीवान का पद इसके पास था, अब जो है दीवान का पद भी मुर्शिद कुली खां को ही दिया गया, साथ ही साथ सूबेदार का पद भी मुर्शिद कुली खां को दिया गया। ये जो घटना है ना, मतलब कि एक ही व्यक्ति को दो महत्वपूर्ण पद दिया जाना, ये उत्तर मुगल कालीन शासकों के टाइम पर बहुत देखने को मिलता है। शुरुआत में मतलब कि औरंगजेब और उससे पहले के शासकों ने ऐसा नहीं किया, लेकिन बाद के शासकों ने, फर्रुखसियर, मोहम्मद शाह रंगीला, इन सब के समय में ना इस टाइप की घटनाएं बहुत हुई कि एक ही व्यक्ति को महत्वपूर्ण पद दिए जाने लगे, मतलब कि दो अलग अलग महत्वपूर्ण पद किसी एक व्यक्ति को दिए जाने लगे। जबकि पहले क्या होता था? दीवान को ये अलग होता था, सूबेदार को ये अलग होता था। तो ये भी ना मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बना। देखेंगे मुर्शिद कुली खां कैसे खुद को जो है ना मुगलों से अलग कर लेता है, क्योंकि उसके पास दो दो पद है, दीवान भी है, सूबेदार भी है। तो 1717 में फर्रुखसियर ने इसको सूबेदार बना दिया बंगाल का। औरंगजेब ने दीवान बनाया था। कई बार जो है सीधा बोल दिया जाता है कि औरंगजेब ने सूबेदार बनाया था, वो गलत है। आगे देखते हैं।
तो अब मुर्शिद कुली खां ये जो है ना बड़ा ही मतलब योग्य व्यक्ति था और महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। इसके अंदर काफी महत्वाकांक्षाएं थी और ये चाहता था कि ये बंगाल का स्वतंत्र शासक बन जाए। 1717 में तो सूबेदार बन गया है। आगे चल करके धीरे धीरे इसने जो है ना बंगाल में खुद स्वायत्त शासन करना शुरू कर दिया। हालांकि कभी भी इसने मुगलों से अपना संबंध विच्छेद नहीं किया। तो आगे मैंने लिखा भी है कि मुर्शिद कुली खां ने मुगलों से औपचारिक रूप से संबंध नहीं तोड़ा और बंगाल का वार्षिक राजस्व नियमित रूप से दिल्ली भेजता रहा। मतलब कि इसने बिल्कुल सीधे सीधे ये घोषणा नहीं की कि मैं जो है मुगलों की अधीनता त्याग रहा हूं, बिल्कुल स्वतंत्र शासक के रूप में शासन करूंगा, ऐसा कभी नहीं बोला। जो वार्षिक कर जो औरंगजेब के टाइम, फर्रुख सियर के टाइम जो भी बंगाल से जाता रहा होगा, जो भी रेवेन्यू, तो वो जो चीज है मुर्शिद कुली खां बराबर भेजता था। लेकिन स्थानीय स्तर पर बंगाल में ये पूरी तरह से स्वतंत्र स्वायत्त शासन कर रहा था। मतलब कि बिल्कुल स्वतंत्र शासक के समान, बस वो जो है ना मुगलों को टैक्स जो रेवेन्यू जो जाता था बंगाल से उसको बराबर भेजा करता था। तो धीरे धीरे इसने एक प्रकार से स्वतंत्र शासक के रूप में शासन करना शुरू कर दिया। लेकिन पूरी तरह से ये मुगलों से संबंध इसने नहीं तोड़ा। बताऊंगा मैं किसके समय में बंगाल का मुगलों से संबंध विच्छेद हुआ। इसने मतलब कि मुर्शिद कुली खां ने बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की। देखो मुर्शिदाबाद, ये जो मुर्शिदाबाद है ना, ये मुर्शिद कुली खां द्वारा ही स्थापित किया गया था। तो पहले ढाका राजधानी हुआ करती थी, इसने मुर्शिदाबाद में अपनी राजधानी स्थानांतरित की। मुर्शिद कुली खां की मृत्यु सन 1727 में हो गई। मुर्शिद कुली खां ने अपना उत्तराधिकारी अपने बेटी के बेटे सरफराज खां को नियुक्त किया। मतलब इसका कोई बेटा नहीं रहा होगा, तो इसने जो है ना अपनी बेटी के बेटे, मतलब कि इसने अपने नाती जिसका नाम था सरफराज खां, उसको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर रखा था। 1727 में इसकी डेथ हो जाती है मुर्शिद कुली खां की। उसके बाद इसका जो नवासा है या नाती सरफराज खां, वो बंगाल का नवाब बनता है। लेकिन ये उतना योग्य नहीं होता है जितना कि मुर्शिद कुली खां था। देखो मुर्शिद कुली खां ने ना बंगाल में बहुत सारे सुधार भी किए। उसने जो है ना रेवेन्यू बढ़ाने का प्रयास किया था। देखो जो अंग्रेज थे जो बंगाल में इस समय बने हुए थे, बंगाल में वो व्यापार करते थे, उनको जो है फर्रुख सियर ने 3000 रुपए वार्षिक के बदले कर मुक्त व्यापार का अधिकार दे दिया था। तो इससे जो है ना कहीं जो राजस्व है उसमें कमी आई होगी। लेकिन मुर्शिद कुली खां ने कुछ ऐसे प्रयास किए जिससे राजस्व में बढ़ोतरी हुई। हालांकि अंग्रेज लोग तो नहीं देते थे, लेकिन दूसरे क्षेत्रों से काफी इसने बढ़ोतरी की और अंग्रेजों को भी जो है ना उतना सर उठाने नहीं दिया था मुर्शिद कुली खां ने। देखते हैं आगे। अब सरफराज खां जो कि उतना योग्य था नहीं, तो इसके समय में कोई विशेष चीज हुई नहीं। सीधा आते हैं 1739-41 में। कई सारे पुस्तकों में 1739 दिया है, कईयों में 40 दिया है, कईयों में 41 दिया हुआ है। तो क्या हुआ था, जो सरफराज खां है उसका तख्ता पलट हुआ था। एक व्यक्ति का नाम मिलता है जो कि एक सैन्य अधिकारी था, अली वर्दी खां। ये जो है ना सरफराज खां के मातहत कार्य करता था। तो इसने जो है ना बंगाल के जो धनाढ्य लोग थे, जो व्यापारी लोग थे और दरबार के कुछ प्रभावशाली लोग थे, जैसे कि बंगाल के धनाढ्य व्यापारियों में अगर हम लोग बात करें तो जगत सेठ हो गया, अमीर चंद हो गया, मनिक चंद हो गया। हाँ, तो इन लोगों के साथ मिलकर और दरबार के कुछ प्रभावशाली लोगों के साथ मिलकर के इसने जो है सरफराज खां को पदच्युत कर दिया और खुद बंगाल का नवाब बन गया। ऐसी घटना ना आगे चल करके फिर से होगी जिसमें अंग्रेज भी शामिल होंगे, देखेंगे हम लोग आगे। तो अलीवर्दी खां ने तख्ता पलट कर दिया, खुद बन गया बंगाल का नवाब। और इसने ना इस समय जो मुगल बादशाह था 1739-40 में, कौन था मुगल बादशाह? मोहम्मद शाह रंगीला था ना। तो उसके पास इसने जो है ना कई सारी कीमती चीजें भेजी, नजराने भेजी कि मुझे जो है ना बंगाल की सूबेदारी दे दो, मैं बढ़िया से आपको जो है रेवेन्यू भेजता रहूंगा। तो जो अपना मोहम्मद शाह रंगीला था उसने ठीक है भैया तुमको हम स्वीकार कर लेते हैं, उसने स्वीकार कर लिया। देखो बंगाल भले ही स्थानीय स्तर पर, मतलब कि स्थानीय स्तर पर स्वायत्त रूप से शासन कर रहा था, लेकिन ऊपरी तौर पर ना मुगलों की अधीनता को स्वीकार करता था, मतलब नजराना भेजता था। क्यों? क्योंकि अभी तक ना मुगलों का जो दबदबा था वो कायम था। भले ही मुगल शासक कमजोर हो चुके थे, लेकिन जो अकबर, जहांगीर, हुमायूं, शाहजहां, औरंगजेब ने जो अपना वो बनाया था ना, इतिहास जो बनाया था, वो कहीं ना कहीं अभी तक प्रभावशाली था। और देखो जो ये जो शासक थे ना, अकबर हो, जहांगीर हो, शाहजहां हो, औरंगजेब हो, इन्हीं के दम पर आगे औरंगजेब की मृत्यु के बाद भी 150 साल तक मुगल साम्राज्य टिका रहा। जो मुगलों द्वारा जो फरमान जारी किया जाता था ना, उसकी बड़ी मान्यता थी, अंग्रेज भी उसको मानते थे और
अंग्रेज जो है ना मुगल बादशाह के पास चल देते थे, कुछ भी होता था कहीं भी पहुंच जाते थे सीधा दिल्ली, और मुगल बादशाह के सामने बिल्कुल गिड़गिड़ाते थे, उसका चापलूसी करते थे और मुगल बादशाह फरमान दे देता था। और ये लोग जाकर के दिखाते थे, देखो हमको जो है मुगल बादशाह ने फरमान दिया है और तुम मुगल बादशाह की फरमान की नाफरमानी करोगे। तो कोई भी मुगल बादशाह द्वारा जारी किए गए फरमान के विरुद्ध नहीं जाता था अभी भी। और मुगल जो अंग्रेज थे ना, कहीं भी उनके साथ कोई भी रोक टोक होता वो दिखा देते थे फर्रुख सियर का फरमान कि भाई हमको तो फर्रुख सियर ने बोला है 3,000 रुपया दो, जितना चाहे व्यापार करो, कोई कुछ बोलता ही नहीं था उसके बाद। तो अलीवर्दी खां इसने तख्ता पलट कर दिया। अलीवर्दी खां ये भी एक योग्य शासक था, मुर्शिद कुली खां के समान। इसने इसी के समय में ना मुगलों से पूर्ण संबंध विच्छेद हुआ बंगाल का। मतलब कि शुरुआत में तो ये राजस्व भेजता था, लेकिन धीरे धीरे जो है इसने दिल्ली की ओर राजस्व भेजना बंद कर दिया। तो एक तरह से बंगाल और मुगलों के बीच संबंध विच्छेद अलीवर्दी खां के समय हुआ। लेकिन जो अंग्रेज थे ना वो ये कभी नहीं चाहते थे कि बंगाल पूरी तरह से स्वतंत्र हो। क्यों? क्योंकि जो फर्रुख सियर था उसने जो फरमान दे रखा है वो तो तभी जारी होगा जब बंगाल मुगलों के अधीन हो। तो ये चीजें थी। तो इसने लगभग अपने आप को मुगलों से पूर्णतः अलग कर लिया। अलीवर्दी खां के समय में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई, उनको हम लोग देखते हैं। 1848, माफी चाहूंगा, ये 1848 नहीं है, ये 1748 है। तो 1748 में बंगाल में अफगानों ने विद्रोह किया और पटना पर अधिकार कर लिया। हालांकि जो अलीवर्दी खां था उसने इस विद्रोह को दबा दिया। इसके बाद अलीवर्दी खां के शासन काल में बंगाल पर मराठों के भयंकर आक्रमण हुए। देखो जो मराठे थे ना वो बाजीराव प्रथम के समय से ही काफी मतलब शक्तिशाली होने लग गए थे। और इस समय मराठा पेशवा कौन था? बालाजी बाजीराव, बाजीराव प्रथम के बेटे। तो इसके समय में तो भाई पूरा का पूरा भारत एक तरह से मराठों के अधीन हो गया था। तो जो पेशवा बालाजी बाजीराव के टाइम पर बंगाल पर भी कई बार अटैक हुए, 4-5 बार अटैक हुए। थक हार करके अलीवर्दी खान ने मराठों को चौथ देना तैयार हो गए, चौथ देने के लिए तैयार हो गए। 1751 में इसने जो है बिल्कुल मतलब अपना हार मान लिया कि हम मराठों से नहीं जीत सकते, मराठों को हम चौथ देना स्वीकार करते हैं। तो इसके बाद मराठों ने आक्रमण नहीं किया। तो अलीवर्दी खां इसने मराठों को चौथ देना शुरू किया। अलीवर्दी खान ने अपना उत्तराधिकारी अपने नवासे सिराजुद्दौला को बनाया। देखो जैसे मुर्शिद कुली खां था ना, उसका कोई बेटा नहीं था, उसने भी अपने नवासे सरफराज को उत्तराधिकारी बनाया। ठीक वैसे ही अलीवर्दी खां, इसके भी कोई बेटे नहीं थे, 3 बेटियां थी। जो सबसे छोटी बेटी थी ना उसका बेटा था सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला इसको बड़ा लायक लगा कि ये अच्छा है, ठीक है। और देखो जो सबसे छोटे होते हैं उसको बड़ा लाड भी होता है, तो छोटी बेटी का बेटा है तो उसी को जो है अलीवर्दी खां ने अपना उत्तराधिकारी बनाया। और जो अलीवर्दी खां था इसका जो डेथ है ना 1756 में हुआ। इसके बाद फिर सिराजुद्दौला को गद्दी पर बैठाया गया। तो सिराजुद्दौला अब ये आ गया पिक्चर में। सिराजुद्दौला ही प्लासी के युद्ध का हीरो है, हम ऐसे बोल सकते हैं। तो सिराजुद्दौला 1756 में, माफी चाहूंगा यहाँ 1556 लिखा हुआ है, ये 1756 है। तो 1756 में ये जो है बंगाल का नवाब बना। अब देखिए सिराजुद्दौला के ना 2 विरोधी भी थे। 2 विरोधी, ये पारिवारिक विरोधी हम लोग बोल सकते हैं। वैसे तो सिराजुद्दौला के बहुत सारे विरोधी थे, जिनमें से एक अंग्रेज भी थे। तो देखते हैं पारिवारिक विरोधी। तो पहला शौकत जंग। शौकत जंग कौन था? इसका मौसेरा भाई था। देखो इसकी माँ, जो सिराजुद्दौला की जो माँ थी ना, वो 3 बहनें थी ना, अलीवर्दी खां के 3 बेटियां थी। तो उन्हीं में से सबसे छोटी बेटी का बेटा था अपना सिराजुद्दौला। तो उन्हीं में से किसी का बेटा रहा होगा शौकत जंग, जो कि ना पूर्णिया का फौजदार था। पूर्णिया जो बंगाल में है, तो वहां पर ये नियुक्त था। और ये कहीं ना कहीं सिराजुद्दौला से जलता था, खुद बंगाल का नवाब बनना चाह रहा था। उसके बाद एक नाम याद रखें कि घसीटी बेगम, ये सिराजुद्दौला की मौसी थी। देखो क्या था ना कि जो सिराजुद्दौला के जो रिश्तेदार थे, उसकी जो मौसियां थी, उसके जो मौसेरे भाई थे, कहीं ना कहीं उनको लगता था कि भाई जो सिराजुद्दौला अकेला तो अलीवर्दी खां का नाती नहीं है, हम भी तो है ना, हमारा भी तो वो नाना है, तो नाना की प्रॉपर्टी में हमारा भी हिस्सा होना चाहिए। कुछ इस टाइप का बात रहा होगा। बाकी जो सिराजुद्दौला की जो मम्मी थी, उसकी जो दूसरी बड़ी बहनें थी, उनके मन में भी आता रहा होगा कि छोटी के बेटे को बना दिया, भाई हमारे बच्चों में क्या कमी थी, इस टाइप वाली बात रही होगी। तो जो घसीटी बेगम थी, ये सिराजुद्दौला की मौसी थी, ये भी थोड़ा सा चिढ़ती थी और कुछ षड्यंत्र में भी इसने भाग लिया था। इसके बाद अगर हम लोग बात करें ना, तो कुछ दूसरे विरोधी थे, जैसे कि
एक नाम याद रखेंगे, जगत सेठ। जगत सेठ ये कौन था? तो बंगाल का बहुत धनी व्यापारी था, एक बैंकर के समान था, साहूकार था ये। उसके बाद नाम याद रखेंगे अमीचंद। एक नाम याद रखेंगे राजवल्लभ। राजवल्लभ या राय वल्लभ होना चाहिए, मेरे ख्याल से राय होना चाहिए शायद, राय वल्लभ। अच्छा हाँ, राजवल्लभ या राय वल्लभ। उसके बाद याद रखेंगे राय दुर्लभ। मीर जाफर। मीर जाफर ना सिराजुद्दौला का सेनापति था, और अंग्रेज ये सब सिराजुद्दौला के विरोधी थे। देखो जो मीर जाफर ये चाहता नहीं था, और जो व्यापारी थे ना बंगाल के, जो व्यापारी थे, जगत सेठ हो गया, अमीचंद हो गया, बड़े साहूकार लोग थे, बहुत पैसे वाले लोग थे, यहां तक कि अंग्रेज, उनके पास भी काफी पैसा था। तो ये लोग नहीं चाहते थे कि सिराजुद्दौला जैसा कोई, हालांकि ये उतना योग्य तो नहीं था, या फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि इसको अपनी योग्यता दिखाने का मौका नहीं मिला, लेकिन ये जो है ना काफी मतलब क्या कहेंगे, जैसे कि युवा था, तो युवाओं के मन में मतलब एक होता है ना भाई कुछ अलग करें, काफी कुछ करें इस टाइप से। तो अंग्रेज हो गए, बाकी दूसरे व्यापारी हो गए, सिराजुद्दौला पसंद नहीं कर रहे थे कि भाई ये कुछ नया चीज लेकर के आएगा, क्योंकि इसका काम उन्होंने देखा नहीं था, तो पसंद नहीं करते थे, इसको हटाओ और अपना किसी पिट्ठू को बिठाओ, इस टाइप से इनका था। जैसे कि जो सरफराज खां उसको अपदस्थ करके अली वर्दी खां को बिठाया गया था, तो वैसे ही कुछ करेंगे, ऐसा ही लोग प्लान बनाना शुरू कर देते हैं। तो ये सब चीजें थी। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं बंगाल में अंग्रेजों की स्थिति। देखो यहां तक मैंने छोड़ा 1756 में सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। अब वापस अब हम लोग ना अंग्रेजों को देखते हैं, और अंग्रेजों को 1756 तक लाते हैं बंगाल में। तो बंगाल में अंग्रेजों की स्थिति, तो अंग्रेज भारत कब आए थे? 1600 में इनकी कंपनी बनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और 1608 में ये लोग भारत आते हैं। जहांगीर इनको परमिशन देता है, ठीक है भैया बनाओ फैक्ट्री वैक्ट्री। इसके बाद बंगाल में ये लोग कब प्रवेश किए? तो 1651 में हुगली में पहली कोठी स्थापित की गई। मैंने बताया था शाहजहां का उस समय शासन था, और शाहजहां का बेटा शाह शुजा वो बंगाल का सूबेदार था, तो उसी ने परमिशन दी थी हुगली में कोठी स्थापित करने की। इसके बाद 1698 में बंगाल के सूबेदार जिसका नाम था अजीमुशान, इसने ना 3 गांव अंग्रेजों को जमींदारी के रूप में दी, एक तरह से बेची थी। अंग्रेजों ने ना 12,000 रुपए कुछ दिया था अजीमुशान को, और इनको 3 गांव मिला था, कोलिकाता, गोविंदपुर और सुतानती। और अंग्रेजों ने इन्हीं 3 गांवों को मिलाकर के काफी डेवलप किया, और उसी को कोलकाता के रूप में विकसित कर दिया, कलकत्ता। तो ये उनका केंद्र था। एक हो गया हुगली। इसके बाद 1717 में मुगल बादशाह फर्रुखसियर का फरमान मिल गया। फर्रुखसियर ने क्या बोला कि भाई तुम लोग मेरे को 3,000 रुपया दे देना साल में, और बंगाल में जितना चाहे उतना व्यापार कर लेना, कोई तुमसे टैक्स नहीं लेगा, दिखा देना मेरा कागज, ये देखो बादशाह का फरमान, कोई तुमसे टैक्स नहीं लेगा। अंग्रेज खुश। इसके अलावा अंग्रेजों को फर्रुखसियर ने एक और दूसरा सुविधा भी दी थी कि तुम जो है कलकत्ता के आसपास जो भी क्षेत्र है उसको किराए पर ले सकते हो अपने यूज के लिए। तो अंग्रेजों को क्या चाहिए था भाई, 3,000 रुपया दो, जितना चाहे मनमर्जी व्यापार कर लो। तो ये सुविधाएं मिली थी। अच्छा यहाँ क्या मैंने लिखा, अंग्रेजों ने घसीटी बेगम का समर्थन करना शुरू किया। अच्छा ये जो घसीटी बेगम थी ना, जो सिराजुद्दौला की विरोधी थी, तो अंग्रेज इसका क्या कहते हैं समर्थन कर रहे थे। अच्छा बीच में कुछ बताना था। 1717 से लेकर के 1756 तक अंग्रेजों की क्या स्थिति थी? तो इस बीच ना अंग्रेज जो है ना बंगाल में बढ़िया से व्यापार कर रहे थे, कोई उनको दिक्कत नहीं आ रही थी। हाँ, मुर्शिद कुली खां और अलीवर्दी खां, इन्होंने मतलब अंग्रेजों को थोड़ा सा दबा के रखा, उनको जो है काफी उठने नहीं दिया, मतलब कुछ ज्यादा करने नहीं दिया, लेकिन ठीक ठाक ही रहा। अंग्रेजों का जो 3,000 रुपया वार्षिक वो लोग देते थे, जितना चाहे उतना व्यापार करते थे। लेकिन फ्रांसीसियों के साथ इनकी ठन गई, और फ्रांसीसियों के साथ इनका युद्ध आरंभ हो जाता है। और 1756 तक 2 बार मतलब कि आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध हुआ 2 बार, जिसको कर्नाटक युद्ध भी बोला जाता है। पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था। पहले वाले आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध में अंग्रेजों को निराशा हुई, लेकिन दूसरे वाले युद्ध का जो परिणाम था वो अंग्रेजों के पक्ष में रहा। तो अंग्रेज जो है ना बहुत उत्साहित थे, और फिर से 1756 में फिर से आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध आरंभ हो गया था, क्योंकि इंग्लैंड में सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हो गया था यूरोप में, जहां इंग्लैंड और फ्रांसीसी लड़ रहे थे। तो इधर फिर से फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में ठन गई। अंग्रेजों को लगने लगा कि भाई अब जो है फिर से लड़ाई होने वाली है, और इसी बीच फिर इधर आ जाता है अपना सिराजुद्दौला। तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों के लिए एक और दिक्कत
दिक्कत कि भैया सिराजुद्दौला पता नहीं क्या करेगा, तो ये लोग जो है सिराजुद्दौला के जो विरोधी थे ना उनका समर्थन करना चालू कर देते हैं। तो घसीटी बेगम का ये लोग समर्थन करते हैं, ठीक है भैया हम घसीटी बेगम का समर्थन करते हैं, किसी अपने बंदे को बिठाएंगे। इसके अलावा जो दूसरे विरोधी थे उनको भी अपनी ओर करने का ये लोग कोशिश करते हैं, शुरू कर दिया। और नवाब द्वारा अच्छा, इसके अलावा जो नवाब सिराजुद्दौला था ना उसके जो भी विरोधी थे, जो पता चलता गया कि ये मेरा विरोध कर रहे हैं, तो उनको वो जो है खदेड़ना शुरू कर देता है अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से। और अंग्रेज ना इन भगोड़ों को कलकत्ता में शरण देना शुरू कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं सिराजुद्दौला का अंग्रेजों के प्रति रुख थोड़ा सा बदलेगा, मतलब कि भाई मैं जिनको निकाल रहा हूं, मतलब कि मेरे जो विरोधी हैं उनको अंग्रेज शरण दे रहे हैं, तो अपने आप सिराजुद्दौला अंग्रेजों को अपना विरोधी समझेगा। देखते हैं आगे। अब देखिए, बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल बादशाह द्वारा प्राप्त सुविधाओं का दुरुपयोग किया जाता था, अंग्रेजी दस्तक का दुरुपयोग करते थे। देखो, जो मुगल बादशाह था ना फर्रुखसियर, जिसके द्वारा जो फरमान दिया गया था 3000 दो और जितना चाहे उतना व्यापार करो। अब क्या था कि जो अंग्रेज थे ना इसका दुरुपयोग भी करते थे, भारतीय व्यापारियों के पास मतलब कि उनके सामान को अपना बता करके टैक्स फ्री करवा देते थे। वैसे ये वाला जो चीज़ है ना अभी उतना ये लोग यूज नहीं करेंगे, आगे बहुत ज़्यादा करेंगे। ये मेरे ख्याल से यहाँ नहीं आना था, लेकिन फिर भी ना इसका उपयोग करते हैं। और सिराजुद्दौला जब पता चलता है तो थोड़ा सा नाराज होता है, लेकिन इस चीज़ का प्रयोग ना आगे जब प्लासी का युद्ध हो जाएगा ना उसके बाद इसका ये लोग बहुत बढ़ चढ़ करके प्रयोग करते हैं, तो उस समय मैं बताऊंगा। अभी जहाँ तक इसको नहीं लेना था, खैर फिर भी देख लीजिएगा। इसके बाद देखिए, आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध मैंने बताया था 1756 में ही शुरू हो गया था। तो आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध की आशंका से अंग्रेजों ने कोलकाता में फोर्ट विलियम की किलेबंदी करना शुरू किया। और यही जो घटना थी ना सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच संघर्ष का कारण बना। अभी तक तो ठीक है कि जो अंग्रेज हैं जो अंग्रेज हैं ना सिराजुद्दौला के विरोधियों को संरक्षण दे रहे हैं, अपने कलकत्ता में उनको शरण दे रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब क्या होता है कि जो आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष लगभग शुरू हो रहा है, तो अंग्रेजों को डर लगता है कि फ्रांसीसी हमारे यहाँ अटैक न कर दें, तो अंग्रेज जो है ना कलकत्ता में जो फोर्ट विलियम है उसकी किलेबंदी करना शुरू कर देते हैं, उसका चाक चौबंद करना शुरू कर देते हैं। तो जब सिराजुद्दौला के इस बारे में पता चलता है तो वो बड़ा क्रोधित होता है कि भाई तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम तो व्यापारी हो, व्यापार करो, काहे के लिए फालतू का मारपीट लड़ाई झगड़ा ये सब कर रहे हो। तो जो अपना सिराजुद्दौला है वो आदेश देता है कि किलेबंदी रोक दो। अब यहाँ एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो फ्रांसीसी थे ना उनकी बंगाल में बस्ती थी चंद्रनगर, तो फ्रांसीसी भी चंद्रनगर में किलेबंदी कर रहे थे। और ये जो आदेश है ना कि तुम किलेबंदी नहीं कर सकते, ये दोनों के लिए था, फ्रांसीसियों को चंद्रनगर में और अंग्रेजों को कलकत्ता में। जो फ्रांसीसी थे उन्होंने सिराजुद्दौला की बात मानी, ठीक है भैया हम तुम्हारी बात मानते हैं, चंद्रनगर की किलेबंदी हम रोक रहे हैं। लेकिन अंग्रेज जो थे ना उन्होंने अपने कान बंद कर लिए, भैया इसको मत सुनो, हमको नहीं सुनना है, हमको अपना काम करना है, अपने किलेबंदी करना है। तो ये लोग जो है ना सिराजुद्दौला के आदेश की अवहेलना करते हैं और किलेबंदी करना जारी रखते हैं। तो यहाँ सिराजुद्दौला क्रोधित हो जाता है और ये जो है ना क्या कहते हैं, सिराजुद्दौला 20 जून 1756 में कोलकाता पर अधिकार कर लेता है और अंग्रेजों को कोलकाता छोड़ करके भागना पड़ता है। कोलकाता उस समय कलकत्ता था, ध्यान रखेंगे। और ये लोग जो है ना पास ही में एक कुल्टा द्वीप, वहां जाकर के ये लोग शरण लेते हैं। अब जो है कलकत्ता में किसका अधिकार हो गया, सिराजुद्दौला का, 20 जून 1756 को। अब जो क्या कहते हैं कलकत्ता की जिम्मेदारी मानिक चंद के ऊपर सौंपकर खुद राजधानी मुर्शिदाबाद चला गया। तो जो सिराजुद्दौला था वो कलकत्ता में नहीं रुकता है, मानिक चंद को बोलता है देखो भैया तुम यहाँ जिम्मेदारी संभालो, हम जो है राजधानी जा रहे हैं, इस टाइप से। अब देखिए इसी बीच ना एक घटना घटित होती है जिसको ब्लैक होल के नाम से जाना जाता है। ये ना जिस दिन सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर अधिकार किया था उसी रात को ये घटना घटित हुई थी। देखो क्या था कि अंग्रेज लोग इस बात को बोलते हैं कि 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर अधिकार किया, जितने अंग्रेज भाग सकते थे भागे, लेकिन बहुत सारे ऐसे अंग्रेज थे जो भाग नहीं पाए, वो पकड़ लिए गए, जिनमें अधिकतर बच्चे थे, महिलाएं थी और दूसरे कई सारे अंग्रेज भी थे, तो जिनको पकड़ लिया गया। और अंग्रेज ये स्टोरी बताते हैं कि जो सिराजुद्दौला था उसके कहने पर 146 स्त्री पुरुषों को, जिसमें बच्चे वगैरह भी थे, इनको एक छोटे से कमरे में, जिस कमरे का आकार 18 फुट लंबा तथा 14 फुट 10 इंच चौड़ा था, बंद कर दिया गया। देखो 146 लोगों को 18 बाई 14
जिसको 15 ले सकते हैं, 18 बाई 15 फुट के कमरे में रखा गया रात भर। सवेरे जब दरवाजा खोला गया, 20 जून 1756 की रात्रि को वहां रखा गया था कमरे में। सवेरे जब कमरा खोला गया तो उसमें से मात्र 23 व्यक्ति जीवित बचे थे, बाकी के 123 लोगों की डेथ हो चुकी थी। और ये जो घटना है ना, हालवेल नामक अंग्रेज द्वारा बताया जाता है। हालवेल बोलता है कि मैं खुद उन कैदियों में से था, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं बच गया और मेरे साथ जितने भी लोग थे सब मर गए, मतलब कि बहुत से लोग मर गए, हम 23 लोग बचे, ऐसा ये लिखता है हालवेल। लेकिन उस समय के जो भारतीय इतिहासकार थे ना, जिन्होंने बंगाल का इतिहास वगैरह लिखा, वो इस बारे में जिक्र नहीं करते हैं। हालांकि आगे चल करके अंग्रेजों ने ये जो घटना है ना, ब्लैक होल वाली घटना, इसको बंगाल के नवाब के विरुद्ध बहुत प्रचारित किया कि जो बंगाल का नवाब है वो बेकार है, घटिया है, इस तरह से एकदम क्रूरता पूर्वक व्यवहार करता है, इस टाइप से दुष्प्रचारित किया गया। तो ब्लैक होल की घटना याद रखेंगे, जिस दिन कलकत्ता पर सिराजुद्दौला का अधिकार हुआ उसी रात ये घटना घटित हुई थी। अब देखो, जो क्या कहते हैं, जब जो अंग्रेज कलकत्ता से भागे, उन्होंने कहां शरण ली थी? कुल्टा। कुल्टा जो कि एक द्वीप था, तो वहां शरण ली थी। और वहां से इन्होंने ना मद्रास संदेश भिजवाया किसी तरह से कि भाई बंगाल में हालत खराब हो गया, वहां के नवाब ने कलकत्ता से अंग्रेजों को निकाल दिया है। तो जब बंगाल से अंग्रेजों के निष्कासन की खबर मद्रास पहुंची, तो वहां से एडमिरल वॉटसन और कर्नल क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना बंगाल भेजी गई। देखो, वॉटसन, लेफ्ट एडमिरल वॉटसन और कर्नल क्लाइव। क्लाइव वही था जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध में मामूली सा क्लर्क था, लेकिन उसने जो आइडिया बताया था उसके दम पर अंग्रेजों को सफलता मिली। उसके बाद क्लाइव जो है ना बड़ा अधिकारी बन गया, और अब जो काफी बड़ा अधिकारी बन गया, हेड बन गया लगभग। तो ये जो वॉटसन है, क्लाइव है, इनके नेतृत्व में जो सेना भेजी गई थी ना, वो कर्नाटक में आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध के लिए रखी गई थी। लेकिन इधर हालत खराब हो रहा है तो इधर भेज दिया जाता है। तो ये लोग जो है सेना लेकर के आ जाते हैं और जनवरी 1757 में फिर से कोलकाता पर अधिकार कर लेते। जो क्लाइव और वॉटसन जो सेना लेके आए थे ना, उसी सेना के दम पर सिराजुद्दौला के सैनिकों को कलकत्ता से मार भगाया जाता है और फिर से अंग्रेजों का कलकत्ता पर अधिकार हो जाता है। कब? जनवरी 1757 में। इसके बाद देखिए अलीनगर की संधि होती है फरवरी 1757 में। मतलब जो सिराजुद्दौला, पहले उसने कलकत्ता पर अधिकार किया, फिर अंग्रेजों ने वापस कलकत्ता पर अधिकार कर लिया, तो कहीं ना कहीं सिराजुद्दौला को लगता होगा कि भाई थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं, बातचीत करके हल निकालने की कोशिश करते हैं। तो संधि होती है फरवरी 1757 में, जिसको अलीनगर की संधि कहा जाता है। किनके बीच हुआ था? तो सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से वॉटसन और क्लाइव ने इसमें हिस्सा लिया था। तो संधि की शर्तें क्या क्या थी? तो देखो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल बादशाह द्वारा दिए गए सभी व्यापारिक अधिकार पुनः प्रदान किए गए। यहां पर दिए गए होना था। तो फर्रुख शेर ने 1717 में जो भी विशेषाधिकार अंग्रेजों को दिया था, वो सारे अधिकार फिर से अंग्रेजों को दे दिए गए। मतलब 3000 रुपए में वो लोग साल भर जितना चाहे उतना व्यापार कर सकते हैं। इसके अलावा नवाब द्वारा अंग्रेजों को युद्ध क्षतिपूर्ति की गई। मतलब कि युद्ध में, मतलब कलकत्ता में जो भी हुआ, तो उसके लिए युद्ध क्षतिपूर्ति दिया। किसने? सिराजुद्दौला ने दिया अंग्रेजों को। इसके बाद देखिए, कोलकाता में अंग्रेजों को सिक्के डालने का अधिकार दिया गया। डालने नहीं, ढालने। मतलब कि कलकत्ता में अंग्रेजों को सिक्के ढालने का अधिकार भी दिया गया। पहले वो लोग ना अपना बंबई में ढाला करते थे। तो ये शर्तें थी अलीनगर की संधि की। अब देखो, अलीनगर के संधि के बाद मार्च 1757 में फ्रांसीसी बस्ती चंद्रनगर पर आक्रमण कर उस पर भी अधिकार कर लिया। किसने? अंग्रेजों ने। देखो, पहले तो इन्होंने कलकत्ता को वापस सिराजुद्दौला से जीता अलीनगर की संधि के पहले। अलीनगर की संधि के बाद मार्च 1757 में चंद्रनगर पर अधिकार कर लिया। देखो, इधर ना फ्रांसीसी और अंग्रेज ये दोनों भी लड़ रहे हैं, और अंग्रेजों का सिराजुद्दौला के साथ भी संघर्ष चल रहा है। तो आप लोग कल्पना करिए कि अंग्रेजों के पास इस समय क्या मतलब अंग्रेजों की शक्ति कितनी अधिक रही होगी कि वो एक ही समय में अलग अलग शत्रुओं से लड़ रहे हैं और उसमें सफलता भी प्राप्त कर रहे हैं। एक तरफ वो बंगाल के नवाब से लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ फ्रांसीसियों से लड़ रहे हैं। तो शक्तिशाली तो रहे ही होंगे, काफी सेना वगैरह भी इकट्ठा कर ली रही होगी। तो जब चंद्रनगर पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है, तो कहीं ना कहीं सिराजुद्दौला इससे क्रोधित हो जाता है कि भाई
क्या हरकत कर रहे हैं। और इसी बीच ना जो क्लाइव था वो नवाब को अपदस्थ करने का षड्यंत्र रचता है, क्योंकि क्लाइव ना देख लेता है कि भले ही सिराजुद्दौला उतना योग्य नहीं है, लेकिन अगर ये लंबा टिक गया तो हमारा यहाँ टिक पाना मुश्किल होगा। तो क्लाइव जो है पूरा मतलब स्थिति का सारा जानकारी लेता है कि कौन कौन क्या है, क्या हालचाल है। तो जितने भी लोग सिराजुद्दौला के विरोधी हैं उनको अपने पक्ष में करने की कोशिश करता है। जैसे मैंने बताया था, घसीटी बेगम हो, सेनापति मीर जाफर हो, जो साहूकार जगत सेठ हो, मानिकचंद हो, राय दुर्लभ हो या अमीचंद हो, तो इन सबको ना अपनी ओर मिलाने का प्रयास करता है और इसमें वो सफल भी हो जाता है। तो देखिए आप लोग ना कल्पना करिए कि अगर ये लोग अंग्रेजों का साथ नहीं देते, कोई भी साथ नहीं देते, विरोध करते कि नहीं हमारा नवाब के खिलाफ तुम कैसे हो सकते हो, क्या अंग्रेज कामयाब हो पाते? नहीं हो पाते, बिल्कुल नहीं हो पाते। भारत के कुछ गद्दारों के कारण ही भारत जो है अंग्रेजों का गुलाम हुआ था। मीर जाफर हो या जगत सेठ हो, अमीर चंद हो, राय दुर्लभ हो, इन्हीं सब गद्दारों के कारण, और भी बहुत सारे थे। जितने भी ऐसे टाइप के युद्ध हुए ना उसमें भारतीयों ने भी बहुत साथ दिया है अंग्रेजों का। तो देखते हैं आगे। अब क्या होता है, अलीनगर की संधि की अवहेलना प्लासी के युद्ध का तात्कालिक कारण बना। तो देखो क्लाइव को मतलब ना एक बहाना खोजने लगा कि किसी तरह से जो है सिराजुद्दौला को युद्ध के क्षेत्र में लाया जाए और उसको जो है काम तमाम किया जाए, क्योंकि जितने भी खास खास लोग थे, सेनापति मीर जाफर वो भी तो क्लाइव के साथ मिल गया था। तो अब सेनापति ही सिराजुद्दौला से गद्दारी करेगा तो सिराजुद्दौला युद्ध क्षेत्र में क्या कर पाएगा। तो मतलब कि क्या कहा जा सॉरी माफी चाहूंगा। तो ये जो है ना युद्ध के लिए कुछ बहाना खोजना शुरू कर देता है, तो अलीनगर की संधि की अवहेलना करना शुरू कर देता है। तो इससे जो है ना सिराजुद्दौला क्रोधित हो जाता है कि भाई ये लोग आखिर कर क्या रहे हैं, पहले चंद्रनगर को अपने अधिकार में कर लिया, अब संधि का उल्लंघन कर रहे हैं। तो सिराजुद्दौला कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्रोधित हो जाता है और चलो अब इनको सबक सिखाया जाए। तो अब जो है प्लासी का युद्ध, देखो प्लासी का युद्ध ऐसा नहीं है कि जैसे पानीपत की लड़ाई हुई थी, चाहे पहली वाली, दूसरी वाली, तीसरी वाली, वैसा कोई भीषण युद्ध नहीं था जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए हों, बहुत सारे तोप गोले ऐसे चले हों, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। प्लासी का युद्ध देखेंगे, बताऊंगा मैं इसी में। तो 23 जून 1757, देखो आपको डेट याद रखना है, पूछा जाता है प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757। ये पुराना हो गया, अब सीधा डेट पूछेगा, दिनांक पूछेगा। तो 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में प्लासी नामक गांव में अंग्रेज और सिराजुद्दौला की सेना आमने सामने हुई। सिराजुद्दौला की सेना में मीर मदान और मोहन लाल जैसे स्वामी भक्त थे। इनका नाम याद रखेंगे, एक तो मीर मदान, दूसरा मोहनलाल, ये दोनों ना सिराजुद्दौला के बहुत ज्यादा स्वामी भक्त थे। वहीं साथ ही साथ मीर जाफर और राय दुर्लभ जैसे गद्दार भी थे। ये राय दुर्लभ है तो मीर जाफर जो गद्दारी करने वाला है। वहीं अगर हम लोग बात करें ब्रिटिश सेना, तो ब्रिटिश सेना का नेतृत्व क्लाइव द्वारा किया जा रहा था। देखो 1757, 23 जून 1757, कुछ साल पहले तक क्लाइव क्या था, एक मामूली सा क्लर्क था, लेकिन अपनी योग्यता के बल पर आज वो ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कर रहा है। तो क्लाइव ने नेतृत्व किया था। नवाब की सेना में ना टोटल लगभग 50,000 के आसपास सैनिक थे, वहीं ब्रिटिश सेना में मात्र 3,000 के आसपास सेना थे। कई जगह 3200 लिखा जाता है, लेकिन बहुत कम थे। मतलब कि सिराजुद्दौला की सेना के सामने अंग्रेजों की सेना कुछ भी नहीं थी। अगर सिराजुद्दौला की सभी सेना उसका साथ देती ना तो अंग्रेज बिल्कुल भी नहीं जीत पाते, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। जो मीर जाफर और राय दुर्लभ है ना, इनकी सेनाएं निष्क्रिय खड़ी रही। मीर जाफर वो तो पहले ही अंग्रेजों से जा मिला था, क्लाइव ने उसको बोल दिया था सिराजुद्दौला को रास्ते से हटाएंगे, तुमको बनाएंगे नवाब। तो मीर जाफर बिल्कुल नवाब बनने के लिए स्वप्न देख रहा था होगा, और राय दुर्लभ उसको भी बहुत कुछ मिलने वाला था। तो ये लोग दोनों, चूंकि जो मीर जाफर सेनापति था तो सेना का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसके कंट्रोल में था, तो जब तक ये आदेश नहीं देगा तो वो सेना आगे नहीं बढ़ेगी। तो मीर जाफर और राय दुर्लभ की सेनाएं जो हैं निष्क्रिय खड़ी रही। वहीं जो मीर मदान और मोहन लाल है, इन दोनों ने एक छोटी सैन्य टुकड़ी की सहायता से अंग्रेजों के ऊपर अटैक किया, अंग्रेजों से लड़े भी। और एक समय तो ऐसा भी आया कि जो क्लाइव है उसको पीछे तक हटना पड़ गया था। लेकिन ये लोग, जो मीर मदान है, मोहन लाल है, ये लोग देखे कि भाई बाकी सेना क्या कर रही है, क्यों नहीं आ रही है। ये लोग बिल्कुल समझ गए कि जो सेना है, जो सेनापति है, वो दुश्मनों से मिल गई है। तो कहीं ना कहीं इनका भी जो मतलब ये लोग भी काफी हतोत्साहित हुए होंगे, लेकिन वीरतापूर्वक इन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया और मीर मदान जो है ना यहाँ पर मारा जाता है। देखो कोई बहुत बड़ा युद्ध नहीं हुआ था, छोटी छोटी झड़पें हुई थी। मीर मदान यहाँ मारा जाता है और जो मीर जाफर है ये
फिर सिराजुद्दौला को मतलब अपने जाल में फंसाता है कि आप जो है सुरक्षित निकल जाओ इस टाइप से। और ये 3000 की सैन्य टुकड़ी के साथ मुर्शिदाबाद चला जाता है और फिर युद्ध जो है समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर जो है ना लगभग क्या कहेंगे, नवाब के 500-600 आदमी मारे गए थे और जो अंग्रेज थे उनके शायद 25-30 सैनिक कुछ हताहत हुए थे, मारे गए थे। तो इस प्रकार से ये जो प्लासी का युद्ध, जो युद्ध न होकर के एक छोटा सा झड़प हम लोग कह सकते हैं, तो ये था जिसमें अंग्रेजों ने बाजी मार ली। बाजी क्या मार ली, उनका जो पहले से ही तो तय था ना कि जीतना ही जीतना है। क्यों? क्योंकि जो सेनापति है वही धोखा देने वाला है, बिना सेनापति के नवाब करेगा क्या। तो सिराजुद्दौला अपना कहाँ भाग गया, वो मुर्शिदाबाद। आगे चल करके ना जो मीर जाफर है उसके बेटे ने सिराजुद्दौला की हत्या कर दी। माफ़ी चाहूँगा, यहाँ नाम मिर्जापुर हो गया है, मीर जाफर का मिर्जापुर, मिर्जापुर नहीं है मीर जाफर। तो मीर जाफर के बेटे ने सिराजुद्दौला की हत्या कर दी। अब देखो, अंग्रेजों द्वारा मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया, जैसा कि पहले से तय था। सारा ये लोग प्लानिंग करके बैठे थे, सिराजुद्दौला को हटाएंगे, तुमको नवाब बनाएंगे। तो मीर जाफर बिल्कुल खुश, भैया मैं नवाब बनूंगा। तो युद्ध के मैदान में उसने अपनी सेना को ऑर्डर ही नहीं दिया, चुपचाप तुमको खड़े रहना है। तो मीर जाफर को उसकी अंग्रेजों के प्रति जो स्वामी भक्ति थी उसका फल मिल गया, बन गया वो नवाब। अब देखो, अब चूंकि मीर जाफर अंग्रेजों की सहायता से नवाब बना है तो अंग्रेजों को तो संतुष्ट करेगा ही, उनको उपहार देगा ही देगा। तो मीर जाफर ने अंग्रेजों को कलकत्ता के अलावा 24 परगना की जमींदारी पुरस्कार के रूप में दी गई थी। देखो, बंगाल में एक जिला है 24 परगना, वो 24 परगना ना उस समय में टोटल 24 परगने हुआ करते थे। तो वो टोटल 24 परगने वो अंग्रेजों को दिया गया, वही आगे चल करके 24 परगना के नाम से विख्यात हुआ। तो कलकत्ता के अलावा अब उनके पास 24 परगना भी है, जो उनकी जागीर है, जहां पर वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। सॉरी, इसके अलावा हुगली तो उनके पास था ही था। तो ये हुआ। इसके बाद देखो, अंग्रेज अधिकारी और कर्मचारियों को बेशुमार पैसा उपहार स्वरूप अथवा नजराने के रूप में दिया गया। मतलब कि जितने भी अंग्रेज थे ना उनको कुछ ना कुछ मिला, मतलब कि बहुत सारा पैसा उसने जो है ना बर्बाद कर दिया। देखो, जब हम लोग पहले जब हम लोग पढ़ रहे थे ना मुगल साम्राज्य का इतिहास, दिल्ली सल्तनत का इतिहास, तो जब भी कोई नया बादशाह या नया सुल्तान बनता था, विशेष करके किसी को अपदस्थ करके, ऐसी चीजें हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत के टाइम पर देखी थी। जैसे कि गयासुद्दीन तुगलक, उसने जो है ना खिलजी वंश के शासक को समाप्त किया और खुद जो है शासक बन बैठा, और जितने भी दिल्ली के लोग थे, प्रमुख प्रमुख लोग थे, उनमें जो है धन लुटवा दिया। ऐसे ही अलाउद्दीन खिलजी, उसने अपने चाचा की हत्या कर दी और खुद जो है सुल्तान बन बैठा, और उसने भी जो है ना धन लुटवाया ताकि लोग संतुष्ट हो सके और उसका विरोध न करे। तो बिल्कुल ऐसा ही जो है ना अंग्रेजों ने मीर जाफर से करवाया। मीर जाफर खुद अपने मन से नहीं कर रहा था, उससे करवाया गया। करवाया क्या गया, मांगा गया कि भाई हमको इतना दो, हमको इतना दो, इसको इतना दो, इस टाइप से। तो जितने भी अंग्रेज अधिकारी थे, कर्मचारी थे, सबको जो है ना कुछ मिला। जो क्लाइव था उसको तो बहुत कुछ मिला, बेशुमार दौलत उसको मिला था। ये कहा गया, इंदौर की समस्त फ्रांसीसी बस्तियां अंग्रेजों को दी गई। इंदौर नहीं है ये, बंगाल की जितनी भी फ्रांसीसी बस्तियां थी ना उनको अंग्रेजों को दे दिया गया। मतलब कि बंगाल में जितनी भी फ्रांसीसी बस्तियां हैं उन पर अंग्रेज अधिकार कर सकते हैं, इसका उनको अधिकार दे दिया गया। इस बात आगे देखते हैं, बंगाल पर अंग्रेजों को मुक्त व्यापार का अधिकार दे दिया गया। अभी तक क्या था, 3000 रुपया देना था और उसके बदले में वो जितना चाहे व्यापार कर सकते थे, लेकिन अब वो भी नहीं, सीधा सीधा जैसा चाहे व्यापार करो, कोई टेंशन नहीं है। इसके बाद देखो, कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार को भी कर मुक्त कर दिया गया। देखो, पहले क्या था कि जो 3000 वाली जो बात थी ना, मतलब 3000 रुपए वार्षिक दो और जितना चाहे व्यापार करो, इसमें ना कंपनी के जो व्यापारी हैं और कंपनी के अंतर्गत जो व्यापार होता था उसी को छूट मिला हुआ था। लेकिन जो कंपनी के व्यापारी थे ना उनका भी वो भी ना व्यक्तिगत रूप से व्यापार करते थे अपने स्तर पर, लेकिन उनको जो है ना ये वाला छूट नहीं मिला था, उनको चुंगी देना पड़ता था। लेकिन वो लोग जो है ना इसका दुरुपयोग करते थे, कई बार विरोध भी करते थे कि भाई हम कंपनी के आदमी हैं, हमारा भी छूट होना चाहिए, इस टाइप से। तो ये जो चीज है ना, बंगाल के नवाब और अंग्रेजों के बीच एक फसाद बना हुआ था, एक मतलब विरोध का कारण बना हुआ था। काफी जो है इससे वो होता था, मतलब कि अंग्रेज बोलते थे कि ये लोग भी तो कंपनी के आदमी है, जबकि बंगाल के नवाब बोलते थे ये सिर्फ कंपनी के लिए, न कि कंपनी के कर्मचारियों के
व्यक्तिगत व्यापार के लिए। तो अब इस चीज को भी जो है हटा दिया कि कंपनी का व्यक्ति हो या कंपनी, मतलब कि कंपनी का कर्मचारी कंपनी के लिए काम करे या अपने व्यक्तिगत हित के लिए काम करे, उसको कोई टैक्स नहीं देना है। नहीं तो पहले ना देखिए, एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि जो कंपनी के कर्मचारी है ना, उनको बहुत कम पैसा दिया जाता था वेतन। मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी है, चाहे कोई भी हो, सेना सैनिक हो या फिर कोई क्लर्क हो, कोई भी हो, उसको जो है ना वेतन उतना ज्यादा नहीं दिया जाता था। हाँ, उनको ये अधिकार दिया गया था कि वो व्यक्तिगत रूप से भारत में व्यापार कर सकते थे। व्यक्तिगत रूप से खुद जाकर कोई माल खरीदो बेचो, उसकी मनाही नहीं थी, वो वैलिड था, उससे वो लोग पैसे कमा सकते थे। इसी कारण से उनको जो है ना सैलरी कम दी जाती थी। लेकिन जो फरमान जारी होता था ना, वो सिर्फ और सिर्फ कंपनी के व्यापार के लिए होता था, न कि कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार के लिए। तो ये जो है ना बड़ा फसाद होता था इससे, कि बोलते थे कि नहीं ये ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, इस टाइप से। तो ये चीज जो है बिल्कुल वो कर दिया गया कि कंपनी के कर्मचारी का निजी व्यापार हो या कंपनी के लिए व्यापार हो, उस पर किसी प्रकार का कर नहीं लगेगा। इसके बाद देखिए, ल्यूक स्क्राफ्टन को दरबार में अंग्रेजी रेजिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया। ये क्लाइव द्वारा किया गया था, अंग्रेजी रेजिडेंट। देखो आगे चल करके ना जो लॉर्ड वेलेजली होगा, जो सहायक संधि लेकर के आएगा, तो उसके तहत ना रेजिडेंट रखा जाता था भारतीय राज्यों में। तो क्लाइव ने भी ना बंगाल के दरबार में ल्यूक स्क्राफ्टन को दरबार में अंग्रेजी रेजिडेंट के रूप में नियुक्त किया था। ध्यान रखेंगे, कभी पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो कंपनी, देखो ये सारे जो है ना मीर जाफर ने कंपनी के अधिकारी कर्मचारियों के लिए किया, उनको अधिकार दिए। लेकिन जो कंपनी के अधिकारी कर्मचारी थे ना, उनकी जो धन लोलुपता थी वो कम नहीं हो रही थी, वो बढ़ रही थी। आए दिन वो लोग जो है ना अलग अलग चीजों की डिमांड करते, हमको ये सुविधा दो, हमको ये अधिकार दो, हमको इतना पैसा दो, इस टाइप से। तो जो मीर जाफर था वो तंग आ गया। मतलब उन, क्योंकि वैसे ही उसको कुछ रेवेन्यू नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो बंगाल का जो व्यापार है उस पर अंग्रेजों का अधिकार है, तो वो लोग तो कोई टैक्स देते नहीं है। जो भी भारतीय व्यापारी हैं वो थोड़ा बहुत टैक्स दे रहे हैं, लेकिन उससे भला होगा क्या? तो सब तरफ चौपट। तो मीर जाफर अब इनकी मांगे पूरी करे तो करे कैसे? तो अब क्या होता है, जो अंग्रेज हैं वो मतलब डिमांड करते हैं, लेकिन उन डिमांड पूरा नहीं हो पा रहा है। तो अंग्रेज अब ये समझने लगते हैं कि मीर जाफर को हटाना पड़ेगा, इसके जगह किसी दूसरे को लाना पड़ेगा। मतलब कि मीर जाफर से जितना हो सकता था हम लोगों ने लूट लिया, अब वो जो है लुटवाने के लायक नहीं रहा है, अब हमको जो है लुटवाने के लिए किसी और को बिठाना पड़ेगा। तो फिर से तख्ता पलट की योजना बनाई जाती है, मतलब कि मीर जाफर को हटाएंगे, किसी और को बिठाएंगे। तो अंग्रेज क्या करते हैं, मीर जाफर का दामाद था जिसका नाम था मीर कासिम। देखो एक चीज मैं बताना चाहूंगा, बहुत सारे बच्चे ना मीर जाफर और मीर कासिम में कंफ्यूज होते हैं। मतलब प्रश्न पूछा जाता है कि प्लासी के युद्ध में किसने सिराजुद्दौला को धोखा दिया था, किसने अंग्रेजों का साथ दिया था? ऑप्शन में आपको मीर कासिम भी आ जाएगा। तो बच्चे मीर जाफर मीर कासिम में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वो मीर जाफर था, मीर जाफर, कासिम उसका दामाद था। तो इसको ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। तो अंग्रेज क्या करते हैं, मीर जाफर के दामाद मीर कासिम को नवाब बनाने का षड्यंत्र रचते हैं और मीर कासिम को अपनी ओर मिला लेते हैं कि भैया हम तुमको जो है ना नवाब बनाएंगे, तुमको जो है नवाब बनने के बाद हमको कुछ अधिकार देने, वादा करो तुम हमको दोगे तो हम तुमको बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे, इस टाइप से। तो मीर कासिम तैयार हो जाता है, ठीक है। तो अब जो है ना मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच एक संधि होती है। देखो मीर कासिम अभी नवाब नहीं बना है, उससे पहले उनके बीच संधि हुई कि अगर मीर कासिम नवाब बन जाएगा तो वो जो अंग्रेजों को ये सुविधाएं देगा। तो अब जो है जो संधि हुई, संधि की शर्तें देख लेते हैं। तो मीर कासिम ने कंपनी को बर्धमान, मिदनापुर तथा चटगांव देना स्वीकार कर लिया। मतलब कि जब वो नवाब बन जाएगा तो वो जो है ना ये क्षेत्र कंपनी को दे देगा। उसके बाद दूसरा बोला गया कि सिलहट कि चूने के व्यापार में कंपनी का आधा भाग होगा। सिलहट जहां पर चूना काफी मिलता रहा होगा, चूना पत्थर, तो उसके व्यापार से काफी मुनाफा होता था, तो उस मुनाफे में अंग्रेजों को आधा भाग देना होगा। तीसरा बोला गया कि मीर कासिम कंपनी को दक्षिण के अभियान के लिए 5 लाख रुपए देगा। देखो दक्षिण के अभियान, दक्षिण में क्या चल रहा था, आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष, तो उसके लिए भी पैसा कौन देगा, बंगाल का नवाब। मतलब कि बंगाल का नवाब, देखो अंग्रेजों ने ना बंगाल पर अधिकार किया और बंगाल से जो भी कमाया उसी पैसे का उपयोग करके उन्होंने भारत को जीता है, ये भी सत्य है। अगला है चौथा, मीर कासिम कंपनी के मित्र अथवा शत्रु को अपना मित्र अथवा शत्रु समझेगा, मानेगा। मतलब कि
अंग्रेजों का जो दोस्त है वो मीर कासिम का भी दोस्त होगा, अंग्रेजों का जो दुश्मन है वो मीर कासिम का भी दुश्मन होगा। तो ये वाली बात भी जो है मीर कासिम मान जाता है। पांचवा बोला गया कि कंपनी नवाब के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी तथा नवाब को सैनिक सहायता देगी, लेकिन सैनिक सहायता के बदले नवाब को फिर सैनिक खर्च को वहन करना होगा, मतलब फ्री में नहीं देगी। तो आंतरिक मामलों में मतलब कि दरबार में जो भी हो रहा है उसमें जो है अंग्रेज दखल नहीं देंगे। लेकिन भाई बाहरी तौर से तो बहुत सारा चूस ले रहे हैं ना, बाकी अंदर दखल ना तो क्या फर्क पड़ता है। तो जो मीर कासिम है वो स्वीकार कर लेता है, ठीक है तुम नवाब तो बनाओ मेरे को, हम तुमको देंगे सारी सुविधाएं। तो अब अंग्रेज जो है ना अपना यहाँ आ जाते हैं मुर्शिदाबाद में, और मुर्शिदाबाद को घेर लिया जाता है। और जो मीर जाफर है, मीर फनी हो गया है, ये माफ़ी चाहूँगा, वैसे मीर जाफर था बड़ा फनी, तो ये मीर जाफर होना था। तो मीर जाफर 15,000 रुपये मासिक वेतन मीर जाफर 15,000 रुपये मासिक पेंशन पर मीर कासिम के पक्ष में गद्दी त्याग देता है। मतलब कि डर जाता है ये, अंग्रेज बोलते होंगे तुमको जो है हम अपदस्थ कर रहे हैं, 15,000 रुपये पेंशन देंगे, बढ़िया से उसमें जीना, कलकत्ता में रहने का अधिकार देंगे, मस्त वहाँ रहना, ऐश करना, और तुम्हारे बदले तुम्हारे दामाद को बनाएंगे नवाब। तो मीर जाफर चलो यार टेंशन खत्म, छोड़ो इस चीज को। तो मीर जाफर जो है 15,000 रुपये पेंशन लेना स्वीकार कर लेता है, मीर कासिम के पक्ष में गद्दी छोड़ देता है। अब जो है मीर कासिम बंगाल का नवाब बनाया गया। ये जो घटना घटित हुई ना, इसको बंगाल के इतिहास में शांतिपूर्ण क्रांति का वर्ष कहा जाता है। शांतिपूर्ण क्रांति किसके लिए क्रांति थी? तो अंग्रेजों के लिए क्रांति थी। देखो शांतिपूर्ण क्रांति का वर्ष मतलब कि कोई खून खराबा नहीं हुआ। अंग्रेजों ने मीर जाफर के दामाद को पकड़ा, उसको लालच दिया तुमको नवाब बनाएंगे, खुश हो गया बड़ा, वो जो है बोल दिया कि हाँ तुम जो मांगोगे मैं सब दूंगा। और मीर जाफर ने भी कोई विरोध नहीं किया, चुपचाप उसने जो है अपना गद्दी छोड़ दिया और मीर कासिम बन गया बंगाल का नवाब। तो ये जो तख्ता पलट था बिल्कुल शांतिपूर्ण था, इसी कारण इसको क्या बोला जाता है? शांतिपूर्ण क्रांति का वर्ष बंगाल के इतिहास में कभी भी पूछा जा सकता है, रखना। अब देखिए अलीवर्दी खां के बाद बंगाल के नवाब के पद पर कार्य करने वालों में मीर कासिम सर्वाधिक योग्य था। हाँ ये ना एक योग्य व्यक्ति था, लेकिन शुरुआत में इसने अंग्रेजों के साथ जो संधि की ना कहीं वो बड़ा बेवकूफाना भरा था। हालांकि इसको लालच दिया गया था कि तुम अगर हमको ये चीजें देना स्वीकार करते हो तुमको हम तभी नवाब बनाएंगे, तो वो स्वीकार कर लिया। लेकिन बाद में उसको समझ में आया कि ये अंग्रेज जो है ना ये बड़े बेकार लोग हैं, ये लोग मेरे को चूस डालेंगे, पूरा बंगाल को ये लोग खत्म कर डालेंगे। तो फिर इसने अपनी योग्यता दिखाई। देखो ये पहले ना दूसरे कई सारे क्षेत्रों में प्रशासक के रूप में नियुक्त हो चुका था, तो इसको प्रशासन का काफी अनुभव था। तो अलीवर्दी खां के बाद सबसे योग्य व्यक्ति यही था अगर कभी पूछा जाए तो, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की। देखो जो मुर्शिदाबाद है वो कलकत्ता के पास है, तो अंग्रेज ना जब चाहे तब मुर्शिदाबाद आ जाते थे कि नवाब साहब हमको जो है ये अधिकार चाहिए, ये हमारे नाम से फरमान जारी कर दो, इतना इतना पैसा दे दो। तो इसको लगा कि मैं अपनी राजधानी जो है ना थोड़ा दूर लेके जाता हूं तो अंग्रेज जो है जल्दी आएंगे नहीं, तो राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया। मुर्शिदाबाद को किसने राजधानी बनाया था? तो मुर्शिद कुली खान ने। पहले बंगाल जो सूबा हुआ करता था मुगलों के अंतर्गत, उस समय ढाका इसकी राजधानी थी। मीर कासिम ने अपनी सेना को यूरोपियन ढंग से संगठित करना शुरू किया। देखो इसने ना अपनी सैन्य शक्ति को भी बढ़ाना शुरू किया। देखो जो मीर कासिम था ना वो नेपाल की तरफ अपने राज्य को बढ़ाना चाहता था, विस्तार करना चाहता था, और इसके लिए एक सेना की आवश्यकता होगी, तो इसने अपनी सेना को यूरोपियन ढंग से संगठित करना शुरू किया ताकि कभी अगर अंग्रेजों से लड़ना पड़े या किसी से भी लड़ना पड़े तो काम आए। अंग्रेजों ने बड़े पैमाने पर दस्तक का दुरुपयोग करना आरंभ कर दिया। देखो इसी बीच क्या होता है, मतलब कि मीर कासिम के टाइम पर अंग्रेज ना बड़े पैमाने पर दस्तक का दुरुपयोग करना शुरू कर देते हैं। देखो पहले मैंने बताया था बीच में, जो अंग्रेजों को मुगल बादशाह फर्रुखसियर द्वारा जो फरमान दिया गया था, इसके अलावा फिर प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफर ने जो इनको अधिकार दिया था बंगाल में कर मुक्त व्यापार का, चाहे वो कंपनी के लिए व्यापार हो या फिर कंपनी के कर्मचारी का व्यक्तिगत व्यापार हो, तो उसके लिए इनको अधिकार दिया गया कि तुमसे हम कोई टैक्स नहीं लेंगे। तो इनको जो है ना स्पेशल पास दिया जाता था, ताकि जहां भी चुंगी वुंगी लेना है तो वो पास दिखा दो कि भाई हमारे पास जो है ना नवाब का ये
फरमान है, मुगल बादशाह का फरमान है, तो वो दिखा दो तो वहां तुम्हारा जो है ना टैक्स माफ हो जाएगा। तो अंग्रेज अब क्या करने लगे, जो भारतीय व्यापारी थे ना उनका माल खुद रखते, मतलब उनसे जो है ना एक समझौता करते थे कि भाई तुम जो है ना जब चुंगी पटाने का टाइम होगा तो तुम्हारा माल जो है ना हमारी गाड़ी में रखवा देना या हमारी माल के साथ रखवा देना, हम जो है उसको हमारा माल बता करके चुंगी वाले से आगे निकाल लेंगे और बाद में तुम अपना माल ले लेना, हमको जो है थोड़ा सा पैसा दे देना। तो अंग्रेजों ने ये बोला, भारतीय व्यापारियों को तो चुंगी देना पड़ता था, अंग्रेजों को नहीं देना पड़ता था। तो भारतीय व्यापारी को ये अच्छा सौदा लगा कि भाई वहां अगर हम लोग 100 रुपया देते हैं, इनको 50 रुपया दे देते हैं तो अपना तो मस्त काम बन जाएगा। तो अब भारतीय व्यापारी भी इससे मजे लेने लगे और अंग्रेजों को एक अतिरिक्त मुनाफा होने लगा और जो बंगाल का नवाब था उसको होने लगा घाटा। अब धीरे धीरे पता चला कि अंग्रेज जो है इस टाइप की हरकत कर रहे हैं, तो इससे जो है ना मीर कासिम बड़ा क्रोधित हुआ। आखिर किया क्या जाए, तो मीर कासिम ने क्या किया, इसके लिए भले खुद को घाटा हो, मतलब वो खुद का घाटा सहने को तैयार था, लेकिन उसने ठान लिया कि अब मैं अंग्रेजों को बर्बाद करके छोड़ूंगा। तो मीर कासिम ने क्या किया कि बंगाल से सभी तरह के व्यापारी कर हटा दिए, जिससे भारतीय व्यापारियों की स्थिति भी अंग्रेज व्यापारियों के समान हो गई। मतलब कि प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफर ने जितने भी अंग्रेज व्यापारी थे, चाहे कंपनी के लिए काम करें या अपने व्यक्तिगत हित के लिए, उनको टैक्स नहीं देना पड़ता था। लेकिन भारतीय व्यापारियों को या फिर फ्रांसीसी व्यापारियों को या डच हो या डेनिश हो, जो भी व्यापारी हो जो बंगाल में व्यापार करेंगे, अंग्रेजों को छोड़ करके उनको सभी प्रकार के टैक्स देने पड़ते थे। लेकिन अब अंग्रेजों ने जो हरकत की, दस्तक का दुरुपयोग, दस्तक कोई फरमान को बोला जाता था, पास को ही दस्तक बोला जाता था, तो दस्तक का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो मीर कासिम ने जितने भी कर हैं, जितने भी व्यापारी हैं, सबके लिए हटा दिया, सबके लिए सब कुछ फ्री। तो अब जो है अंग्रेज भी मतलब अचंभित रह गए कि भाई ये कैसा काम कर दिया, मतलब खुद अपने आप बर्बाद हो जाएगा इस टाइप से। तो अब अंग्रेज अब करे तो करे क्या, मतलब कि किस टाइप से नवाब को सबक सिखाएं इस टाइप से। तो अब क्या हुआ, अब मीर कासिम जो अंग्रेज थे ना, अब उनको पता चल गया कि मीर कासिम से अच्छा तो मीर जाफर ही था। भले वो आनाकानी करता था लेकिन देता तो था, लेकिन मीर कासिम ही तो बड़ा योग्य आदमी है, अगर ये लंबा चल गया तो हमको यहाँ चलने लायक नहीं छोड़ेगा। तो अंग्रेजों ने फिर से वही वाला खेल खेलना शुरू कर दिया, तख्ता पलट वाला, जो सिराजुद्दौला के साथ किया था, जो मीर जाफर के साथ किया था। तो वही खेल जो है ये फिर से खेलना शुरू कर देते हैं, मतलब कि कुछ भी करो, मीर कासिम को गद्दी से हटाओ, किसी पिट्ठू को बिठाओ। अब ना मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच कुछ युद्ध भी हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ था, लेकिन उसके पहले भी 3 युद्ध लड़े गए थे अंग्रेज और मीर कासिम के बीच। और इसमें ना जितने भी युद्ध लड़े गए थे मीर कासिम की हार हुई थी। तो कौन कौन से युद्ध थे देखते हैं, कहाँ मैंने लिखा है, एक मिनट, हाँ, 3 युद्ध हुए जिसमें मीर कासिम पराजित हुआ। युद्ध थी, अच्छा ये जो युद्ध थे ना 3 युद्ध, इन तीनों युद्धों का नाम याद रखना, यहाँ मैंने लिखा है, हाँ ये जो युद्ध थे, एक मिनट, हाँ ये जो युद्ध थे, पहला था करवा का युद्ध, करवा का युद्ध, दूसरा था गिरिया का युद्ध, तीसरा था उदव नला का युद्ध, उदव नला। तो 3 युद्ध थे, करवा का युद्ध, गिरिया का युद्ध और उदव नला का युद्ध। ये तीनों युद्ध ना 1763 में लड़े गए थे अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच, और तीनों ही युद्धों में मीर कासिम की हार हुई थी, अंग्रेजों की जीत हुई थी। और जो मीर कासिम है ना वो अपने मतलब वो हार रहा है लगातार, तो वो जो है ना बंगाल छोड़ करके भाग जाता है, अवध में शरण लेता है। अवध जो कि इस समय एक लगभग वो भी स्वतंत्र सूबा ही था, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी ऊपरी तौर पर मुगलों की अधीनता को मानता था, मतलब पहले मुगलों के अधीन था फिर वो स्वतंत्र हो गया था, उसकी स्थिति भी बंगाल के समान ही थी। तो ये जो है ना मीर कासिम बंगाल से अवध भाग जाता है, और वहां पर अवध में जा करके मीर कासिम जो है वहां के नवाब शुजाउद्दौला, और वहीं पर अवध में ही मुगल बादशाह शाह आलम वो भी वहां पर होता है। तो मीर कासिम जो है अवध में वहां के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम से मिलता है, और तीनों जो है ना मंत्रणा करते हैं, मतलब कि मीर कासिम बताता होगा कि भाई अंग्रेजों ने जो है हालत खराब कर रखी है, मेरे को भागना पड़ा, तो मेरा साथ दो। तो दोनों साथ देने को तैयार हो जाते हैं, ठीक है हम जो है अंग्रेजों से लड़ेंगे, अंग्रेजों को जो है बंगाल से भगाएंगे। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि अवध का नवाब और मुगल बादशाह ये मीर कासिम का साथ क्यों दे रहे थे। तो ऐसा बताया जाता है कि जो मीर कासिम था वो जब बंगाल से भागा तो उसने जो है अपने साथ अपना खजाना भी लेकर के गया हुआ था। तो जो शुजाउद्दौला था वो उस खजाने को प्राप्त करना चाहता था। वहीं जो शाह आलम है मुगल बादशाह, वो बंगाल जो कि किसी समय में मुगलों के अधीन हुआ करता था, तो वो जो है फिर से बंगाल पर अधिकार करना
चाहता था। एक बात मैं बताना चाहूँगा कि जब मीर जाफ़र था और उसके बाद मीर कासिम, जब इन दोनों मतलब ना 1760-61 के आसपास में जो शाह आलम था वो बंगाल पर अधिकार करना चाहता था, क्योंकि वो बंगाल से निष्कासित था। हालांकि वो औपचारिक रूप से 1759 में मुगल बादशाह बन चुका था, लेकिन वो दिल्ली से निष्कासित हो चुका था, दिल्ली नहीं जा सकता था। वो बंगाल पर अधिकार करने के फिराक में था, लेकिन कामयाब नहीं हो पाता है। तो कहीं ना कहीं अब उसको लगता होगा कि ये सही मौका है, और इसी कारण वो जो है ना मीर कासिम का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। अब बक्सर का युद्ध देख लेते हैं। तो बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था। फिर से बोलूंगा कि दिनांक आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो 22 अक्टूबर 1764 को मीर कासिम की संयुक्त सेना, जिसमें अवध के नवाब की सेना थी शुजाउद्दौला, दूसरा शाह आलम जो मुगल बादशाह थी उसके सेना थे, तो ये तीनों की संयुक्त सेना और अंग्रेजों की सेना के मध्य संघर्ष हुआ। ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कैप्टन मुनरो कर रहा था। देखो, प्लासी के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? क्लाइव ने किया था। बक्सर के युद्ध के समय जो क्लाइव था ना, वो बंगाल में नहीं था, ध्यान रखेंगे, बाद में आता है, जब इलाहाबाद की संधि होती है ना, उस समय ये फिर आता है क्लाइव। तो कैप्टन मुनरो ने यहाँ नेतृत्व किया था। मीर कासिम युद्ध क्षेत्र से भाग खड़ा हुआ। देखिए क्या होता है, जो अंग्रेज है ना, यहाँ पर भी अपना षड्यंत्र रचना शुरू कर देते हैं, बहुत सारे लोगों को अपने पक्ष में कर लेते हैं। और जो शाह आलम है ना, वो शुरू से ही, मतलब जब युद्ध शुरू हुआ ना, लगभग उसी समय से ये अंग्रेजों से बातचीत करने में लग गया था, मतलब कि किसी तरह से जो है ना संधि वगैरह हो जाए, मामला टल जाए, इस टाइप से। और जो अवध का नवाब था वो भी मतलब कुछ उतना करता नहीं है। तो यहाँ पर जो है युद्ध होता है, कोई बहुत बड़ा युद्ध नहीं होता है। हालांकि प्लासी के युद्ध से थोड़ा सा इसका जो कहेंगे आकार कहेंगे थोड़ा सा बड़ा था, उस थोड़ा सा बड़ा लेवल का युद्ध था, लेकिन उतने अभी बड़ा लेवल का युद्ध नहीं था। जल्दी ही युद्ध निपट जाता है और जो मीर कासिम है वो समझ जाता है कि यहाँ अपनी दाल गलने वाली नहीं है, भाग खड़ा हो जाता है। हालांकि बाद में उसको अंग्रेज नहीं पकड़ते हैं, 1777 के आसपास उसकी डेथ हो जाती है, तो वो फिर बाद में उसका कोई रोल ही नहीं है। तो मीर कासिम का बस इतना ही, बक्सर का युद्ध खत्म अब उसका काम। तो अब जो है ना, जो क्या कहते हैं आपका, जो मुगल बादशाह शाह आलम, वो अंग्रेजों के साथ बातचीत में लग गया था, संधि बंदी किसी तरह से हो जाए। अब युद्ध समाप्त हुआ तो इसमें किसका पलड़ा भारी रहा? अंग्रेजों का पलड़ा भारी रहा। तो अब जो है अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम, इन दोनों को झुकना पड़ता है, मतलब कि अपनी हार स्वीकार करनी पड़ती है और अंग्रेजों के साथ संधि के लिए तैयार होना पड़ता है। 1 साल के बाद इलाहाबाद की संधि होती है। ध्यान रखेंगे यहाँ पर बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था, लेकिन जो संधि हुई थी, जो इलाहाबाद में हुई थी, वो जो है 1765 में हुई थी, जब क्लाइव बंगाल आया था। अब जो है ना, इस बीच कई सारी घटनाएं घटित होती है, उनको हम लोग देख लेते हैं। जैसे ही मीर कासिम युद्ध क्षेत्र से भाग गया, मतलब कि मीर कासिम का जब पिक्चर, मतलब कि क्या कहेंगे, जब मीर कासिम भाग गया ना, तो उसके बाद अंग्रेज क्या करते हैं, अपना जो मीर जाफर है उसको फिर से बंगाल का नवाब बना देते हैं। हालांकि बहुत ही जल्दी उसकी मृत्यु हो जाती है मीर जाफर की। तो मीर कासिम के बाद फिर से मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया और मीर जाफर की डेथ हो जाती है 1765 में। इसके बाद मीर जाफर के अयोग्य पुत्र को बंगाल का नवाब बनाया जाता है। इसके बाद फिर बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत होती है। ध्यान रखेंगे, प्लासी के युद्ध के बाद सिराजुद्दौला मारा गया, मीर जाफर को गद्दी पर बैठाया गया। 1760 में मीर जाफर को हटा करके मीर कासिम को गद्दी पर बैठाया गया। मीर कासिम जो कि 1763-64 में बंगाल से भाग जाता है, उसके भागने के बाद मीर जाफर को गद्दी पर बैठा दिया जाता है। 1765 में मीर जाफर की डेथ हो जाती है, तो उसके अयोग्य बेटे को गद्दी पर बैठा दिया जाता है और अंग्रेज उसके संरक्षक के रूप में शासन करना शुरू कर देते हैं 1772 तक। तो ये था। इसके बाद हम लोग देखते हैं इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1765 में। देखो, इलाहाबाद की जो संधि है ना, वो 2 संधियां हुई थी, मतलब कि अंग्रेजों और अवध के नवाब और मुगल बादशाह के बीच हुई थी। तो पहली जो संधि हुई ना, वो मुगल बादशाह के साथ हुई और दूसरी बार हुई अवध के नवाब के साथ। तो 2 आप लोगों को याद रखना है, दोनों इलाहाबाद में ही हुई थी। कब हुई थी? तो 1765 में। अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व कौन कर रहा था? तो क्लाइव कर रहा था। तो पहली संधि हुई मुगल बादशाह
ये नहीं है, मुगल बादशाह शाह आलम के साथ। ये 12 अगस्त 1765 में हुई थी। शर्तें देख लेते हैं क्या क्या शर्तें थी। तो मुगल बादशाह शाह आलम ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को प्रदान कर दी। बदले में अंग्रेजों ने 26 लाख रुपए वार्षिक मुगल बादशाह को देना स्वीकार किया। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो मुगल बादशाह था शाह आलम, जो कि बक्सर के युद्ध में लड़ा भी नहीं, मतलब उसकी सेना ने थोड़ा सा भाग लिया होगा, तो उसी में जो है उसका हालत खराब हो गया और ये मुगलों के संरक्षण में आ गया, मुगलों के नियंत्रण में आ गया। तो मुगलों ने मतलब कि जो शाह आलम है उसने माफी चाहूंगा, मैं मुगलों बोल रहा हूं। तो जो शाह आलम है उसने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को प्रदान कर दी। दीवानी से क्या मतलब है? राजस्व वसूल करने का अधिकार। जो मुर्शिद कुली खां था, जिसको औरंगजेब ने दीवान बनाया था बंगाल का, उसका काम क्या था? राजस्व वसूल करना। तो वो काम अब किसको दिया गया? अंग्रेजों को दिया गया कि इन क्षेत्रों से, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, जो बहुत बड़ा क्षेत्र होता था, आज का पूरा जो बिहार है ना, जिसमें झारखंड भी आएगा, उड़ीसा, बंगाल, उसके बाद पूरा का पूरा बांग्लादेश, असम, ये सब कुछ होता था उस समय। तो इतने बड़े क्षेत्र का राजस्व कलेक्ट करने का अधिकार किसको दे दिया गया? अंग्रेजों को दे दिया गया। बदले में अंग्रेजों ने मुगल बादशाह को 26 लाख रुपए वार्षिक देना तय किया। मतलब कि जितना भी वो लोग वसूलेंगे उसमें से 26 लाख रुपए मुगल बादशाह को देंगे। तो ये हुआ दूसरा शर्त, संधि की शर्त। मुगल बादशाह बंगाल, बिहार और उड़ीसा में प्रशासनिक कार्यों को पूरा करने के लिए 53 लाख रुपए देने पर सहमत हुआ। देखो, बंगाल से जो टैक्स कलेक्ट किया जाएगा अंग्रेजों के द्वारा, तो उसमें से 26 लाख रुपया तो मुगल बादशाह को दिया जाएगा और उसी में से 53 लाख रुपए जो है बंगाल में प्रशासनिक कार्यों को संचालित करने के लिए अंग्रेज अपने पास रखेंगे, जिसको कि वो लोग किसको देंगे? बंगाल के नवाब को देंगे। तो यहां पर 53 और 26 लाख रुपए, अगर आप इसको ऐड करते हो तो कितना होता है? 53, 63, 73, ये लगभग 81 लाख रुपए कुछ होगा शायद। तो ये जो है ना बंगाल के नवाब और मुगल बादशाह को दिया जाएगा। और बाकी बचा हुआ, मतलब कि अंग्रेज जो है ना टैक्स कलेक्ट करेंगे, जो भी राजस्व वसूलेंगे बंगाल से, उसी में से ये रुपया देंगे और बाकी जो बचेगा वो खुद का होगा। तो सोचो वो लोग कितना वसूल सकते हैं? 2 लाख वसूलेंगे, 4 लाख वसूलेंगे, 5 लाख वसूलेंगे, या फिर उससे भी ज्यादा वसूल सकते हैं। और मुगल बादशाह को मात्र 26 लाख और बंगाल के नवाब को 53 लाख रुपए। तो ऐसा ये शर्त तय हुआ इस संधि में। उसके बाद अगला चीज बोला गया कि मुगल बादशाह अंग्रेजों के संरक्षण में आ गया। मतलब कि इस संधि से, इलाहाबाद की संधि से मुगल बादशाह अंग्रेजों के संरक्षण में आ गया। एक तरह से अंग्रेज जो है एक तरह से अंग्रेजों का मुगल बादशाह के ऊपर नियंत्रण स्थापित हो गया। मतलब पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो जो है अंग्रेजों के संरक्षण में लगभग आ गया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ हुई संधि के विषय में। पहले जो है मुगल बादशाह के साथ हुआ, फिर उसके बाद अवध के नवाब के साथ। तो ये ना 4 दिन बाद हुआ था। जो पहला वाला था ना, ये 12 अगस्त 1765 में हुआ था। ये 16 अगस्त 1765 में हुआ था अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ। तो अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने इलाहाबाद एवं कड़ा का प्रदेश शाह आलम को देना स्वीकार किया। मतलब कि अंग्रेजों ने बोला कि तुम जो है इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र मुगल बादशाह को दे दोगे। शुजाउद्दौला ने मान लिया, ठीक है भैया दे दूंगा। उसके बाद युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में कंपनी को 5 लाख रुपए, 5 1 मिनट का 10 सैकड़ा 1000 10,000 50 लाख रुपए देना स्वीकार किया। मतलब कि जो युद्ध में जो भी क्षतिपूर्ति हुई अंग्रेजों को, तो उसके हर्जाने के रूप में शुजाउद्दौला देगा अंग्रेजों को 50 लाख रुपए, और ये स्वीकार भी कर लिया गया। उसके बाद जरूरत पड़ने पर कंपनी को सैन्य सहायता देने के लिए भी सहमत हुआ। जब कभी भी अंग्रेजों को सेना की आवश्यकता होगी, अवध का नवाब अपना सेना भेजेगा। इसके अलावा कंपनी ने बदले में कंपनी ने नवाब के अधिकार क्षेत्र को स्वीकार किया। मतलब कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने अवध के नवाब का जो भी क्षेत्राधिकार था उसको स्वीकार कर लिया, उसको नवाब स्वीकार कर लिया। साथ ही उसकी सीमाओं की रक्षा करने हेतु सैनिक सहायता देने पर भी राजी हुए। मतलब कि जब कभी भी अवध के नवाब को सैनिकों की जरूरत होगी, सैन्य सहायता की जरूरत होगी, तो अंग्रेज भी सहायता करेंगे, लेकिन बदले में नवाब को उसके सैनिक व्यय उठाना पड़ेगा। मतलब कि अंग्रेजों की जो भी सेना अवध के नवाब की सहायता के लिए जाएगी, उसका खर्च भी अवध का नवाब ही देगा। तो ये थी इलाहाबाद की संधि की शर्तें। इसके बाद बंगाल पर द्वैत शासन स्थापित हो जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि जो शाह आलम था उसने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे दी, और
जितना भी राजस्व है वो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज कलेक्ट करेंगे। और प्रशासनिक कार्य कौन देखेगा? बंगाल का नवाब। बंगाल के नवाब को बंगाल का खर्च चलाने के लिए 53 लाख रुपया दिया जाएगा। तो यही क्या था? द्वैध शासन। मतलब कि एक राज्य है और वहां पर दो लोगों का शासन है, पैसा कोई अलग वसूल कर रहा है, काम कोई अलग कर रहा है। तो अगले वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे द्वैध शासन के विषय में। तो आज का जो वीडियो यही समाप्त होता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा, टॉपिक समझ में आया या नहीं। मेरे ख्याल से वीडियो जो है काफी लंबा हो गया, तो बताइएगा। और कहीं भी कोई भी डाउट हो ना, या लगता है आप लोगों को कि मैंने कहीं पर कोई गलत मतलब कि कोई चीज गलत बोला, तो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि मैं उसको सुधार कर सकूं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।